चैनल कर्स्ड विस्पर्स के तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। ये वो जगह है जहां मैं आपके लिए खौफनाक कहानियां नरेट करता हूं। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सनसनीखेज और खौफजदा कर देने वाली कहानियां लाया हूं, जिन्हें सुनकर आप जरूर लुत्फअंदोज होंगे। लेकिन कहानियों का ये सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि एक बार आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए और हैंड फ्री लगा लें, क्योंकि आज की रात की कहानियों का माहौल बहुत ही डरावना होने वाला है। आज की पहली खौफनाक कहानी अरसलान शेयर कर रहे हैं। अरसलान कहते हैं, हम लोग लाहौर के रहने वाले हैं। आज आपके साथ हम लोगों की जिंदगी की खौफनाक कहानी शेयर करूंगा। अनारकली बाजार में मेरे दादाजी के दौर की, दादाजी की ही एक टेलर शॉप थी, दर्जी की दुकान। दादाजी की दुकान बहुत पुरानी थी और दादाजी ने भी जिससे पहले ये दुकान ली थी वो भी एक दर्जी ही था। इसका ये दावा था कि वो दुकान करीब 200 साल पुरानी थी, जहां पर उसके पास जिन्नात भी आया करते थे। जिन्नात के बहुत से खानदान इंसानी रूप में आते थे और उससे कपड़ा सलवाया करते थे। इस दौर में दादाजी उस दर्जी के शागिर्द हुआ करते थे। वो अपने काम में बहुत माहिर था। उसने दादाजी से कहा कि मैं अब बीमार रहता हूं, मुझ में वही सफाई और हुनर है जो मेरे हाथ में है। अभी दुकान में तुम्हारे हवाले करता हूं। यहां पर अगर आधी रात के वक्त या रात के पिछले पहर में, जिस वक्त दुकान पर कोई गाहक नहीं आते, 12 बजे के बाद इंसानी रूप में काले लिबास में अगर कुछ लोग आए तो उनकी बात सुनना, इनकार बिल्कुल भी मत करना। और अगर वो तुम्हें कपड़ा सिलाई करने के लिए दे तो उनका कपड़ा लाजमी सीना। दादाजी ने जब ये बातें सुनी, दादाजी कहते हैं, मैं थोड़ा सा खौफजदा हुआ कि पता नहीं वो किस रूप में आएंगे, वो कैसे दिखते होंगे। तो मेरे दिल में हर वक्त यही डर रहता था कि कभी भी जिन्नात आ जाएंगे, कभी भी जिन्नात आ जाएंगे। अब जो दादाजी का उस्ताद दर्जी था, उसने दुकान पर बैठना छोड़ दिया। वो बहुत ही ज्यादा बीमार रहने लगा, यहां तक कि उसकी वफात हो गई। अब दादाजी ही उस दुकान के मालिक थे। दादाजी कहते हैं, एक रात की बात है, बड़ी शदीद तूफानी बारिश हो रही थी और मैं अपनी दुकान पर बैठा कपड़े सी रहा था। इतनी तेज बारिश थी कि देखते ही देखते सभी दुकानें बंद होने लग गईं और लोग उठकर जाने लगे। मैंने सोचा बारिश थोड़ी कम होगी तो मैं भी निकल जाऊंगा। तभी बिल्कुल मेरी दुकान के बाहर आकर काले रंग की बकरियां खड़ी हो गई बारिश में। उन बकरियों को देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये काले रंग की बकरियां इतनी बारिश में क्यों भीग रही हैं। मुझे लगा कि शायद आसपास किसी गली से आई होंगी, अभी चली जाएंगी। मैं उठा और मैंने सोचा कि मुझे भी चलना चाहिए। 12:30 बजे का टाइम हो गया था। मैं जूं ही उठकर दुकान बंद करने लगा तो जिस जगह पर काली बकरियां खड़ी थी उसी जगह पर 3 शख्स खड़े थे। वो काले लिबास में थे, काला लिबास पहने। वो जैसे ही दुकान के अंदर दाखिल हुए, वो आम इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। उनके कद काठ बहुत ही ज्यादा लंबे और बड़े बड़े थे। उनके हाथ में कुछ थैले कपड़ों के थे। वो आकर कहने लगे, तुम्हारे उस्ताद ने हमारे बारे में बता दिया होगा, ये हमारा सामान है, हमारे कपड़े हैं, उनको तैयार कर देना, हम फिर आकर ले जाएंगे। हाँ, दादाजी कहते हैं, मैं एक लफ्ज नहीं बोला और मैंने कहा कि जी बेहतर। वो रुककर बाहर निकले और गायब। दादाजी कहते हैं, मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि ऐसे लग रहा था मुझे कुछ हो जाएगा। खौफ से मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। एक आम इंसान जब किसी गैर मर्ई मखलूक को देखता है और उसे पता भी होता है कि वो जिन्नात है तो कितना डरता होगा। दादाजी भागे, बाहर झांक कर देखा, दूर दूर तक कोई भी नहीं था। इसके बाद दादाजी ने कपड़े सीने शुरू कर दिए। दादाजी कहते हैं, मेरे पर ऐसे कपड़े सीने की धुन सवार हुई कि मैं दिन में पता नहीं कितने कितने सूट तैयार कर देता था और एक अजीब सी फुर्ती मेरे अंदर आ गई। वो इतना कपड़ा था
इतना कपड़ा था जो मैंने सीकर तैयार कर दिया, और उन कपड़ों का अंदाज बिल्कुल अलग था। इंसानों की तरह शलवार कमीजें नहीं थीं। वो बहुत लंबे चोगे नमा सारे लिबास थे जो मैंने सिए, और 8-8, 9-9 गज लंबे जो मैंने सिए, मैंने तैयार किए। फिर एक रात 12:30 बजे का टाइम था। वो आखिरी लिबास जब मैंने तैयार किया और मैंने वो सारे 80 थैले में वापस डाल दिए जिसमें वो सारे कपड़े थे, एकदम से दुकान का आधा दरवाजा खुला था। उस पर दस्तक हुई। एक आदमी काले लिबास में था जिसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उसने कहा, सामान तैयार हो गया है, हमें दे दो। मैं उठा और मैंने उन्हें वो थैला पकड़ा दिया और बदले में उन्होंने मुझे पैसे दे दिए। इसके बाद दादाजी कहते हैं, ये तो सिलसिला ही शुरू हो गया। जब भी रात 12 बजे में रुकता था और 12 बजे में जानबूझ के नहीं रुकता था, किसी ना किसी वजह से रुकना पड़ जाता था। ऐसे लगता था कि कोई मेरे काम को जानबूझकर देर करवा रहा है। कोई जानबूझकर चाहता है कि मैं 12 बजे के बाद वहां पर रुकूं। फिर दादाजी की शादी हो गई। दादाजी की शादी के बाद कुछ अरसा उन्होंने दुकान नहीं खोली, तो अनारकली बाजार में जो बाकी दुकानें थीं, वो ये कहते थे कि जब भी रात का वक्त होता है, तुम्हारी दुकान के बाहर कुछ लोग आकर खड़े हो जाते हैं। किसी से बात नहीं करते, एक तरफ से आते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं। कई बार पूछने पर भी जवाब नहीं देते। दादाजी ने उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। दादाजी ने जब दुकान खोली, उसके बाद वो दादाजी के लिए मिठाइयाँ भी लेकर आए। दादाजी कहते हैं कि वो मिठाई ऐसी थी कि उसका जायका मैंने आज तक कभी आम मिठाइयों में वो जायका महसूस नहीं किया। उसकी मिठास और उसका रंग ऐसे था जिस तरह से हरा सब्ज रंग होता है। बहुत मजेदार मिठाई थी। उन्होंने वो मिठाई मुझे दी। मैंने फिर से उनके कपड़े तैयार करने शुरू कर दिए। वक्त गुजरता गया। दादाजी अपनी दुकान पर वैसे ही काम करते, जिन्नात भी आते। उसके बाद दादाजी के बच्चे हुए। दादाजी का जो मेरे ताया अबू बड़े बेटे थे, वो भी दादाजी के साथ इसी दुकान पर बैठने लग गए। वक्त गुजरता गया। दादाजी भी अब बूढ़े होने लगे। ताया अबू दुकान पर बैठते, कपड़े सीख गए ताया अबू। दादाजी ने ताया अबू को नसीहत की कि जब भी देर रात के बैठोगे, यहां पर इंसानी रूप में जिन्नात आएंगे। उनसे बदकलामी नहीं करनी, उनसे सवाल जवाब नहीं पूछने। अगर वो तुम्हें कोई काम देंगे तो चुपचाप तुमने वो काम कर लेना है। तायाजी डर गए। तायाजी ने कहा कि मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकता कि कोई जिन मेरे सामने आए। मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा ये? मेरा तो सुनकर ही खौफ से बुरा हाल हो रहा है। तो दादाजी ने उन्हें कहा, वो कुछ भी नहीं कहेंगे। वो बहुत अच्छे मुसलमान जिन्नात हैं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं देंगे। अब तायाजी रोज उस खौफ से जल्दी घर आ जाते कि कहीं जिन्नात दुकान पर ना आ जाए। तायाजी कभी 6 बजे, कभी 7 बजे दुकान बंद करके आ जाते, जबकि उनको बाजार के बहुत से लोग बताते कि देर रात के तुम्हारी दुकान के बाहर लोग आते हैं। बल्कि 1-2 दफा तो उन्होंने पूछा भी है, तो तुम क्यों जल्दी चले जाते हो? ताया अब्बू ने उनको कोई बात ना बताते हुए कहा, बस मुझे काम होता है, मैं चला जाता हूं। इसी तरह से एक रात, अभी दादाजी जिंदा थे, करीब 12:30 बजे का टाइम था। तायाजी तो कब की दुकान बंद करके वापस आ गए थे। मेरे अब्बू भी बिल्कुल यंग थे और उनके एक छोटे भाई मेरे चच्चो भी। अब्बू जी ने भी हमें यह बात बताई। कहते हैं कि दरवाजे पर दस्तक हुई। 12:30 बजे का टाइम, जोर जोर से कोई दरवाजा खटखटा रहा था। तभी जैसे ही मेरे अब्बू बाहर गए, 2 आदमी थे जो काले लिबास में थे, थोड़े से गुस्से के अंदाज में बोले और दादाजी का पूछ रहे थे। उनका यह कहना था कि अरशद दर्जी को बुलाओ। तो अब्बू जी ने, मेरे अब्बू ने कहा कि वो बीमार हैं, वो इतनी ठंड में चल के बाहर नहीं आ सकते। उनका यह कहना था
कि उनको जाकर बताओ कि हम मिलने आए हैं, बस इतना कह दो, वो आ जाएंगे। अब वो अंदर गए और जाकर दादाजी को बताया कि बाहर 2 आदमी आए हैं काले लिबास में, और वो ये कह रहे हैं कि इनसे कहो हम मिलने आए हैं। दादाजी ने कहा कि मुझे जल्दी से उठाओ और बाहर लेकर चलो। दादाजी बाहर गए और अब्बू को अंदर भेज दिया। कुछ देर दादाजी इनसे हम कलाम हुए। इसके बाद दादाजी अंदर आए और दादाजी ने आकर ताया अब्बू को बुलाया और कहा कि मैंने तुम्हें बताया भी था कि इंसानी रूप में वो मखलूकात आएंगे तो तुम इनके डर से जल्दी दुकान बंद करके आ जाते हो। वो हमारे घर तक आ गए हैं। अगर तुमने इनके कपड़े ना तैयार किए तो वो हमें जानी नुकसान भी दे देंगे। वो बहुत गुस्से में थे, इसलिए कल को तुम्हारा भाई भी तुम्हारे साथ बैठेगा और तुमने डरना बिल्कुल भी नहीं है। ताया अब्बू को जिन्नात से बहुत डर लगता था। अगले दिन अब्बू जी भी इनके साथ गए। अब्बू को भी थोड़े बहुत कपड़े सीने में महारत थी, वो भी कपड़े वगैरह सिया करते थे, लेकिन ताया जी इतने माहिर नहीं थे। मेरे अब्बू ने दादाजी से कहा, अब्बू जी मैं इनके कपड़े सी दूंगा, जैसे आपने मुझे सिखाया है मैं भाई से भी पूछ के मैं इनके कपड़े सी दूंगा। इसके बाद अगले दिन मेरे अब्बू और ताया जी दुकान पर थे। जैसे ही शाम का वक्त हुआ, तकरीबन 8 बजे के करीब ताया जी ने कहा, मैं घर जा रहा हूं, तुम यहां पर रुको, मैं नहीं रुक सकता। अब्बू ने कहा, ठीक है आप जाएं। ताया जी वहां से साइकिल लेके निकल गए। ताया जी बताते हैं कि रास्ते में उनके साथ जो हुआ। ताया जी कहते हैं कि मैं जब वहां से निकला, मैं साइकिल पर था और मैं हर रोज इसी रास्ते से गुजरता था। वो एक पुरानी सी गली थी जो अनारकली बाजार से आगे होकर तंग गलियों में घरों की तरफ जाती थी। इसी मोहल्ले से होते हुए आगे वो घर की तरफ आते थे। वो कहने लगे कि जैसे मैं उस तरफ से गुजर रहा था, एकदम से गली के कोने से एक आदमी बाहर निकला। वो आदमी, मैं साइकिल चला रहा था और इतना तेज चल रहा था कि मेरे साथ साथ वो पैदल चल रहा था। मैं साइकिल पर था, वो चल रहा था। उसका कद बहुत लंबा था, काले लिबास में। थोड़ा सा मैं डर गया। आगे मैं गया, हूबहू उसी के हुलिये का एक और आदमी निकल आया। इन दोनों आदमियों ने मुझे घेर लिया और रुकने का इशारा किया। गली बिल्कुल खाली थी, सर्दियों का मौसम था। ताया जी रुक गए और कहने लगे, कौन हो तुम लोग और मुझे क्यों रोक रहे हो? वो ताया जी के करीब आकर कहने लगे, हमसे डरकर कब तक भागोगे? तुम्हारे बाप दादा से हम कपड़े सिलवाते आ रहे हैं, हम किसी को कोई नुकसान नहीं देते, लेकिन तुम बार बार हमें तंग कर रहे हो कि हम तुम्हें नुकसान दें। कल हम लोग फिर आएंगे और दुकान से उठने की गलती मत करना। ताया जी कहते हैं कि जब मैंने ये बातें सुनी, उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी कि शायद मुझे कुछ हो जाएगा। मेरा पूरा जिस्म जैसे पत्थर का हो गया था। खौफ से मेरे सामने वो 2 कदम आगे बढ़े और गायब हो गए। ताया जी कहते हैं कि एकदम सख्ता सा टूटा जब एक आदमी मोटरसाइकिल वाला मेरे पास से गुजरा और उसने मुझे हिलाकर कहा, भाई क्या हो गया है, तुम साइकिल पर सड़क के दरमियान में क्यों खड़े हो? और मैं इस आदमी को ऐसे गौर से देखने लगा, मैं चारों तरफ देख रहा था कि मैं हूं कहां पर। घर पहुंचे वो सब बीमार हो गए, वो सबको बुखार हो गया। दादाजी बड़ी मुश्किल से दुकान पर गए और दादाजी ने उनसे माफी मांगी और उनसे कहा कि मेरे बेटे को माफ कर दे, इसके बस की बात नहीं, वो बहुत ज्यादा डरता है, वो चाहकर भी आप लोगों का सामना नहीं कर पाएगा, इसे माफ कर दे। मेरा ये वाला बेटा जो है ये आपका काम तैयार कर दिया करेगा। ताया जी उसके बाद दर्जी की दुकान पर गए ही नहीं। वो बहुत सख्त बीमार रहने लग गए, यहां तक कि ताया जी का तकरीबन 2-3 साल के बाद इंतकाल हो गया। उनके दिल और दिमाग पर एक खौफ तारी हो गया था। इतना तारी हुआ था कि वो घर से भी बाहर नहीं निकलते थे। हर कोई उनको समझाता था कि वो अब आपके सामने नहीं आएंगे,
दादाजी ने उनसे जाकर माफी भी मांगी, लेकिन उनके दिल में वो खौफ बैठ गया और उस खौफ ने ही उनका अंदर खत्म कर दिया। फिर मेरे अब्बूजी जो थे वो उस दुकान पर बैठने लग गए और एक माहिर टेलर बन गए। इनके काम की हर तरफ धूम होती थी। दादाजी भी वफात पा गए, ताया जी भी वफात पा गए। छोटे चचो जो थे वो इस लाइन में आए ही नहीं, उन्होंने अपना कोई और बिजनेस किया। अब्बू ने वो दुकान चलाई। इसके बाद हमारी बारी आ गई। हम दो भाई थे। हम लोगों ने भी अब्बू के साथ इस दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। अब ये नस्ल दर नस्ल, पीढ़ी दर पीढ़ी काम चलता आ रहा था दादाजी से। अब्बू ने हमें भी वही बातें सारी समझाएं जो दादाजी ने उन्हें समझाई थी। हमने उन्हें कहा कि ठीक है, हमारे साथ भी ये वाकया हुआ है 2 बार। ऐसे ही हम लोग ईद का काम कर रहे थे। बहुत रश था दुकान पर। बहुत ज्यादा हम लोगों ने कपड़े तैयार करने थे और उन दिनों में हमारे पास कोई शागिर्द भी नहीं था। वो भी छुट्टी लेकर चले गए थे। ईद में करीब 2 दिन बाकी थे और वो दोनों लड़के जो थे वो हैदराबाद के थे, वो भी चले गए। अब मैं और मेरा भाई हम दिन रात एक करके सलाई का काम कर रहे थे। तभी रात 1 बजे का टाइम। हमने दुकान का एक जैसे दरवाजे का एक हम लोगों ने हिस्सा बंद किया हुआ था और एक हिस्सा खुला हुआ था। एकदम से दरवाजे पर दस्तक हुई। 3 बार दस्तक के बाद एक आदमी सामने आया। उस आदमी ने काला सूट पहना हुआ था, सफेद चादर ली थी। आया और आकर उसने हमें सलाम किया। हमने भी सलाम किया। हमारे जहन में ही नहीं था कि ये इंसान नहीं है। इसने कहा कि ये कुछ कपड़े तैयार करने हैं, उसी में नाप है। हमने उसे ये कहा कि अभी तो रश बड़ा है ईद का, तो हम तो कपड़े नहीं ले सकते। हमारे जहन से ये चीज ही निकल गई कि ये कुछ और है। जब हमने कहा कि नहीं भैया, अब हम और बुकिंग नहीं ले सकते, कपड़े पहले ही बहुत है, इसने सिर्फ हल्का सा अपना चेहरा दिखाया। उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं खुद उसका आई विटनेस हूं। मैंने खुद उसकी आंखें देखी और उस वक्त मेरे जिस्म में एक करंट सा लगा। मैंने उसे कहा, जी बेहतर, बस इतना अपने वाला लफ्ज बोला। उसने वो बैग वहीं पर रखा और चुपचाप वहां से वापस चला गया। मेरे भाई को समझ आ गई। उसी टाइम मेरा भाई उठा, बाहर भागा। दूर दूर तक ना कोई बंदा था ना बंदे का साथ, जबकि दुकान के बाहर 2 लड़के बैठे हुए थे। तो मेरे भाई ने पूछा, तुमने अभी तक एक आदमी को देखा है? उसने कहा कि नहीं, हम तो पिछले 2 घंटे से यहां पर बैठे हुए हैं, कोई ना आया ना गया है। क्यों, क्या हुआ? भाई ने कहा, नहीं कुछ नहीं, एक वो मेरे साथ हुआ। वो कपड़े मैंने तैयार किए, वो भी कपड़े बिल्कुल वैसे ही थे जैसे अब्बू ने हमें बताए थे, जो कहानियों में हमने सुने थे। वही लिबास और उनका जो कपड़ा होता है। हम लोग तो आम कपड़ा जैसे मार्केट में सीजनल वाइज कपड़ा पहनते हैं, सर्दियों में सर्दियों वाले, गर्मियों में गर्मियों वाले। वो एक मिक्स किस्म का कोई कपड़ा था, खासा भारी, और उनके साथ जो नाप थे वो भी कुछ बहुत छोटे थे और कुछ बहुत लंबे गाउन टाइप। हमने वो तैयार कर दिए और ज्यादातर उनमें पीला कलर था। पीला, काला, यही हमें कलर अब्बू ने बताए थे। पीला, काला और एक और कलर जिस तरह से हल्का जो हल्दी का कलर होता है, वो कलर था। ये हमने कपड़े तैयार किए, वो आकर ले गए। फिर वो गुजरता गया। उसके बाद वो हमारे होते हुए बहुत कम वो चीजें आई है। मेरे साथ तो ये 2 बार हुआ। एक बार वो ईद पर हुआ और उसके बाद मेरे साथ ये तब हुआ। मेरा भाई जो था वो उसके दोस्त की शादी थी, तो वो वहां पर गया हुआ था कराची में। मेरे पास 2 शागिर्द लड़के थे। मैं उनके साथ बैठकर दुकान पर अपना काम तैयार कर रहा था। तकरीबन 12:30 बजे का टाइम हुआ तो चाय पीने को बहुत दिल किया मेरा। मैंने इस लड़के को कहा, जाओ चाय ले आओ। साथ जो उसके दूसरा लड़का था उसने कहा, मैं भी साथ जाता हूं। मैंने उन दोनों को कहा,
कि हाँ जाओ, काफी देर से काम कर रहे हो, जाओ तुम लोग चाय ले आओ। चाय थोड़ी अगली गली से मिलती थी। वो लोग चाय लेने चले गए। मैं शॉप में बिल्कुल अकेला था। एकदम से दरवाजे के ऊपर दस्तक हुई। एक बहुत कदावर आदमी और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा अंदर दाखिल हुए। आदमी ने चेहरा ढका हुआ था। बच्चे का जो चेहरा था वो ढका हुआ नहीं था, लेकिन बच्चा सर से गंजा था और बच्चा जो पलके नहीं झपक रहा था। आईब्रो में आईब्रो उसके बहुत ज्यादा मोटे और ऊंचे थे। नोज में और होंठ में बहुत गैप था। जुबान भी बड़ी अजीब सी थी। बच्चा 2 बार मुझे देखकर हंसा। मैं बहुत खौफजदा हो गया। बच्चे की हंसी का अंदाज वो हंसता था। उसका ये जो दहाना होता है बहुत ज्यादा खुल जाता था। उसने मुझे कुछ कपड़े वगैरह दिए, मैंने ले लिए और वो उन लड़कों के आने से पहले ही निकल गए। अभी वो बाहर निकले ही होंगे तो लड़के आ गए। मैंने उन्हें कहा कि बाहर कोई नजर आया तुम्हें अभी निकलते हुए? उनका ये कहना था, नहीं उस्ताद, गली तो बिल्कुल सुनसान है, बाहर कोई भी नहीं है। कोने पर 2 काली बकरियां खड़ी थी। अबू जी ने भी एक दफा उनको बकरी के रूप में ही देखा था। नहीं, दादाजी ने। तो उसके बाद मैं चुप कर गया। इस बच्चे को देखने के बाद मैं थोड़ा खौफजदा हुआ था। मुझे बुखार भी हुआ था। 2 दिन मुझे बहुत सा बुखार रहा था, लेकिन और कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये मेरी जिंदगी की एक ऐसी कहानी है जिसको मैंने खुद फेस किया है। इसके बाद तकरीबन आज से 5 साल पहले हम लोगों ने दुकान छोड़ दी, क्योंकि हम दोनों भाइयों ने एक और अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। रेडीमेड ड्रेसेस का, गारमेंट्स का प्रॉपर हम लोगों ने स्टार्ट लिया। तो वहां पर अब होते हैं, वो शॉप हम लोगों ने बंद कर दी है, छोड़ दी है, किसी और को दे दी। अब उनके साथ क्या होते हैं मामलात हमें नहीं पता। जाहिर बात है उनके साथ भी होते ही होंगे। और वो शॉप छोड़ने से पहले भी हमें प्रॉपर इजाजत लेना पड़ी। हमने इजाजत तलब की। इजाजत तलब करने के लिए हम एक बुजुर्ग के पास गए। उनसे हमने पूछा कि ये मामलात हैं हमारे बाप दादा के दौर से, तो हमने इस जगह को छोड़ना है। अब हम लोग अगर अचानक छोड़ेंगे तो शायद वो हमारे अगेंस्ट हो जाए। तो फिर हमें बुजुर्ग ने बताया था कि तुम लोगों ने जुमरात की रात को मिठाई का एक डब्बा और इसके साथ एक चिट्ठी लिखनी है, जिसमें तुम लोगों ने ये लिखना है कि हम इजाजत चाहते हैं कि हम अब उस दुकान में काम नहीं करेंगे और बराए मेहरबानी आप हमें तंग मत करिएगा। इसके बाद आगे आप सिलसिला रखना चाहते हैं तो जो कोई और आएगा आप उसके साथ रखें और हमारी इस माजरत को कबूल करें। इन आमिल साहब का ये कहना था कि अगर मिठाई का डब्बा और वो चिट्ठी गायब हो गई तो समझ लेना कि उन्होंने इजाजत दे दी है, और अगर मिठाई का डब्बा और वो चिट्ठी वहीं पर हुए तो समझना उन्होंने इजाजत नहीं दी। फिर सोच समझ के ही कदम उठाना। हम लोगों ने जुमरात की रात ऐसे ही किया। एक मिठाई का डब्बा और एक खत लिखकर दुकान के अंदर रखकर आ गए। अगले दिन 12 बजे के बाद, सुबह 12 बजे के बाद हम लोग गए। हमने अपनी ही शॉप के दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। दरवाजा खोला। सामने काउंटर पर न तो मिठाई का डब्बा था और ना ही वो हम उन लोगों का लिखा हुआ जो खत था वो था। बस वहां पर एक हाथ का निशान था, खासा बड़ा चौड़ा हाथ का निशान था। कुछ देर वो हाथ का निशान रहा, फिर खुद ही मिट गया। मौलवी साहब को जो आमिल थे बुजुर्ग, उनको बताया। उनका ये कहना था कि वो चले गए, वो अपनी निशानी देकर चले गए हैं और मिठाई उन्होंने कबूल कर ली है और अब वो तुम्हें तंग कभी भी नहीं करेंगे। और हुआ भी ऐसा, उसके बाद कभी भी हमें वो नजर नहीं आए। तो ये हमारी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया अरसलान आपका। वैसे ये बात बिल्कुल ठीक है, पुराने वक्तों में ऐसे लोगों के साथ ये मामलात होते थे और कुछ लोगों के साथ फिर वो आगे जैसे जेनरेशन टू जेनरेशन कन्वर्ट होते भी हैं। बहुत सी मिठाइयों वालों के साथ, दुकानों कपड़ों वालों के साथ बहुत से लोगों के पास जन्नात आते हैं। यहाँ तक कि हम लोगों के साथ पढ़ाई पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी होते हैं। इंसानी रूप में हम उनको पहचान नहीं पाते क्योंकि वो बिल्कुल इंसानी रूप में होते हैं,
और बाज़ औक़ात हर आँख उनको पहचान भी नहीं सकती। बहुत से मदरसों में कुरान पाक की तालीम लेने जाते हैं, बहुत सी जगहों पर नमाज पढ़ने जाते हैं, तो ये अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। इनके भी मामलात हमारे जैसे ही होते हैं। उनकी भी ज़रूरतात ज़िंदगी भी होती है, जिनमें ये कभी कभार अपना आप जाहिर कर देते हैं। तो ये थी आज की कहानी। जब कभी भी आपके बड़े आपको कोई नसीहत करे तो उस पर ज़रूर अमल किया करें, क्योंकि उनकी नसीहत उनका एक तजर्बा ही होता है जो हमारे काम आता है। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी? आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियां शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां पर ऐसी ही खौफनाक कहानियां मैं लाता रहता हूं। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज। इजाज़त।